नमिता चारपाई पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। वह जोर जोर से अपनी भांजी को आवाज लगाते हुए, अरे राधिका कहाँ रह गई, चाय बाय मिलेगी या नहीं। राधिका बोली, मामी जी अभी लाती हूँ। राधिका चाय लेकर आती है। नमिता बोलती है, तेरे मामा जी का फोन आया है, शाम को उनके दोस्त का लड़का घर आ रहा है, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देना। वह फौजी है और हमसे इतनी दूर से मिलने आ रहा है। जब वह छोटा था तभी मिली थी मैं उससे। अगर लड़का पसंद आ गया तो मेरी चचेरी बहन है ना मीना, उससे शादी की बात चलवानी है। कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से कुछ सब्जियां खरीद लाती हूँ। मामी बोली, ठीक है, अब चली जा और सूरज ढलने के पहले जल्दी से सब्जियां लेकर लौटना, शाम हो जाएगी। और देख, कल सुबह और शाम के लिए अच्छी अच्छी सब्जियां ले आना। राधिका बोली, ठीक है मामी जी। और इतना कहकर अपना दुपट्टा गले में डालकर थैला लेकर निकल पड़ी बाजार के लिए राधिका। राधिका 18 साल की, रंगे हुआ, लंबे घने बाल, गोल चेहरा, खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें नीली समुद्र से गहराई लिए, जिसमें से अथाह वेदना का सागर झलक रहा था। झलके भी क्यों ना, बेचारी के माँ बाप उसको छोड़कर मर गए और दुनिया में उसका कोई नहीं था। मामा मामी के साथ ही रहती थी, ना तो वह पढ़ पाती थी, बस उसकी मामी उससे हर समय काम ही करवाती थी। उस पर जरा सी भी दया नहीं आती। माँ बाप के जाने के बाद बेचारी की पढ़ाई छूट गई। जैसे तैसे तो मामा मामी घर में रखने को तैयार हुए थे। मामी नमिता दिन भर ऐसे ही खटिया पर बैठे बैठे राधिका को आदेश देती रहती थी। सर्दियों के दिन हैं, काम की तो जैसे फहरिस्त खत्म होने पर नहीं आती। राधिका बेचारी को 2 घड़ी के लिए भी आंगन में धूप नहीं सेकने देती। अगर राधिका ना हो तो मामी के घर में मक्खियां भिन-भिना जाएं। उसने घर के कच्चे आंगन को गोबर से लीप कर सुंदर बना रखा है। किनारे पर कुछ गुलाब के पौधे भी लगा दिए हैं, उसमें मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं। आंगन के बीच में तुलसी का एक चौरा है, जिसमें सुबह शाम हर रोज वह दिया जलाती है। वैसे तो नमिता के अपने कोई औलाद नहीं है, फिर भी वह राधिका की कदर नहीं करती। राधिका भी सब सुन लेती है। उसे ये लगता है कि दुनिया में मामा मामी के अलावा और कोई भी तो उसका नहीं है। अब राधिका बाजार पहुंच चुकी थी। उसने कुछ हरी सब्जियां, गोभी मटर वगैरह और पालक सरसों आदि खरीद लिया और घर की ओर चल दी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़का उसके पीछे चला रहा था। उसने अपनी थोड़ी रफ्तार बढ़ा दी, परंतु थैला भारी होने के कारण वह ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंची। वह अभी तुलसी के चौरे तक ही पहुंची थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधिका ने दरवाजे की दस्तक को अनसुना कर दिया और रसोई की तरफ चल दी। इतने में उसकी मामी ने दरवाजा खोला और खुश होते हुए, अरे जसपाल, तुम भीतर आओ। राधिका, जसपाल आया है, तुम जरा पतीले में पानी गर्म होने को तो चढ़ा दो, हाथ मुंह धुलेगा, ठंड बहुत है। तो राधिका रसोई में से बोली, जी मामी जी, अभी चढ़ाती हूँ। उसकी मामी कहने लगी, जल्दी से पालक और प्याज के पकौड़े बना ले, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। ठीक है मामी। और राधिका ने पूछा, और कुछ तो नहीं? अभी इतना कर ले। और टमाटर, हरा धनिया, मिर्च दे देती है, साफ करके सिल पर चटनी पीस देती है, तभी तो पकौड़े खाने का मजा आएगा। तेरे मामा भी आ रहे होंगे। नमिता राधिका से कहने लगी, देती हूँ मामी, और थोड़ी देर में। राधिका ने स्नान घर में पानी गर्म करके रख दिया और बोली, मामी पानी रख दिया है, मेहमान से कहो कि हाथ पैर धो लें। मामी, ठीक है। तब तक राधिका के मामा मोहनलाल भी आ गए। उन्होंने भी अपने हाथ पांव धोए। तब तक राधिका ने चाय, गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकौड़े टमाटर की चटनी के साथ परोसे। सब बातें करते हुए खाने लगे। गर्मा गर्म मूंगफली खाई। 2 घंटे के अंदर राधिका ने रात का खाना भी तैयार कर दिया। आलू टमाटर की सब्जी, आंवले की चटनी, मिर्च का अचार और मेथी के गर्मा गर्म पराठे। खाना खाने बैठे। जसपाल बोला, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। राधिका नजरें नीची करके मुस्कुराकर चली गई। मोहनलाल जी खुश होते हुए बोले, मेरी भतीजी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। अगले दिन राधिका को जागने में थोड़ी देर क्या हो गई। नमिता ने राधिका की अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी। महारानी जी, दिन चढ़ाया है, कब तक सोओगी? ये सब जसपाल ने भी देखा। बस राधिका तो रोते हुए रसोई घर में चली गई। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर दिया और नमिता से बोली, मामी नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए। नमिता बोली, ठीक है ठीक है, आज तो देर कर दी तूने, लेकिन कल से ये सब नहीं होना चाहिए। तभी मोहनलाल नमिता से बोले, भाग्यवान,
हमेशा क्यों बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो? दिन भर तो सारे काम में लगी रहती है बेचारी। जागने में थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। नमिता कहने लगी, जब इसकी शादी होगी ससुराल में तुम ही पैरवी करने चले जाना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, छोटी सी जान सारा दिन घर संभालती है, कभी कभार कोई गलती हो गई तो नजरअंदाज कर दिया करो। ठीक है, राधिका बोली। मामी नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो सब। आलू के पराठे, रायता और हरी चटनी, गाजर का हलवा, सबने खूब अच्छे से गर्मा गर्म नाश्ता किया। राधिका ने भी वहीं आंगन में लगे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरा और अपने बर्तन साफ करने लगी। जसपाल भी धूप में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार तो एक बहाना था, वह अखबार की ओर से राधिका को देख रहा था। राधिका के लिए कुछ नया नहीं, रोज का काम सुबह से शाम तक और मामी की डांट, बस यही बचा था उसके जीवन में। सुख के दिन तो जैसे कभी देखे ही नहीं थे बेचारी ने। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम होने को आई थी, सर्दियों के दिन थे, दिन भी जल्दी ढलता है। सर्दियों में नमिता को शाम की चाय की तलब उठने लगी। उसने राधिका को पुकारा, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? अब तो सूर्य नारायण विदा हो गए, लाज शर्म है कि नहीं? मामी की आवाज सुनकर राधिका झट से उठी। रजाई से बाहर आने का उसका मन तो नहीं था, पर फिर भी उसने जल्दी से उठकर आंगन में आकर नमिता से कहा, अभी आती हूँ मामी। क्या है ना, वह जरा आंख लग गई थी। और ये सुन नमिता कहने लगी, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना, मैंने हरे मटर छील कर रखे हैं, जरा तल लेना। राधिका कहने लगी, ठीक है मामी। और इतना कहकर वह रसोई में चली गई। जसपाल सोचता रहता है, इतनी भली लड़की के प्रति नमिता चाची का जो व्यवहार है वह बहुत ही दुखदायक है। इतना काम करने के बाद भी उसकी इस घर में ये इज्जत है। शाम की चाय के बाद नमिता पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। राधिका रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी जसपाल रसोई घर में पानी पीने के बहाने आ पहुंचा। रसोई में अचानक से जसपाल को देखकर राधिका थोड़ा घबरा गई। आप घबराओ नहीं, मुझे तो बस पानी पीने के लिए चाहिए था, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं तो मैं चला जाता हूँ, राधिका बोली। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अचानक से आ गए इसलिए मैं जरा चौंक गई, अभी पानी देती हूँ। राधिका ने लोटे में रखा पानी गिलास में डालकर दे दिया। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो? राधिका कहने लगी, जी कहिए, क्या कहना चाहते हो? आपसे एक बात पूछूं? जसपाल ने सवाल किया। नमिता चाची आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप कैसे इतना सब कुछ सह लेती हो? मुझे तो उनका बर्ताव बहुत बुरा लगता है। इस पर राधिका गुस्से में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी मामी हैं और मेरी माँ के समान हैं, आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बीच नमिता घर में दाखिल हुई। दरवाजा भी पहले से खुला हुआ था। उसने जसपाल और राधिका को रसोई घर में आपस में बातें करते हुए देख लिया था। इतनी और खरी खोटी सुनाई राधिका को। नमिता बोली कि मेरे सामने तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीठ पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं, यही दिन देखना बाकी रह गया था। उसने राधिका को बड़ी खरी खोटी सुना दी। जसपाल बोला, चाची आप गलत समझ रहे हैं, मैं ही रसोई में पानी पीने आया था। लेकिन नमिता तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, उसे तो बस अपने आप के देखे पर ही भरोसा था। तब तक मोहनलाल जी भी आ गए, लेकिन नमिता तो जैसे आज चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था इस लड़के को तो उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था, अगर ऐसा नहीं हो सका तो मायके वालों को क्या जवाब देगी। राधिका ने तब तक खाना तैयार कर लिया था। वह बोली, मामी पहले सब लोग खा लो और बाद में मुझे सुना लेना। पराया घर का लड़का हमारे घर आकर रुका है, भाग्यवान, जरा उसकी तो कुछ इज्जत कर लो। लेकिन नमिता तो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अब ये जसपाल से देखा नहीं गया तो वह अपना सामान उठाकर जाने लगा। मोहनलाल ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बेटा ऐसे रूठ कर मत जाओ, खाना बन चुका है, 2 निवाले खाकर चले जाना, वहाँ दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जसपाल ने दोनों हाथ जोड़कर मोहनलाल जी से माफी मांगी। नमिता और मोहनलाल के चरण छूकर और एक झलक राधिका की ओर देखकर जसपाल उसी समय घर से निकल गया। मोहनलाल ने नमिता से कहा, नमिता तुमने अच्छा नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है तुमने, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। तो नमिता हाथ नचाते हुए, दुनिया जहान को खुश करने का ठेका नहीं लिया है मैंने,
उस रात तो किसी ने भी खाना नहीं खाया। उधर बेचारी राधिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपनी किस्मत को कोस रही थी, आखिर वह पैदा ही क्यों हुई। आज उसकी वजह से एक ऐसे इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसको तो जीने का हक नहीं है। और यही सोचते सोचते पता नहीं राधिका की आंख लग गई। दूसरे दिन सब वैसे ही अन्य दिनों की तरह सब सामान्य चल रहा था। तभी सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहनलाल जी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही देखा कि उनके मित्र हरपाल खड़े हैं। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और कल रात को जो उनके बेटे के साथ नमिता ने बर्ताव किया था उसके लिए हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हरपाल मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, मुझे जसपाल ने सब बता दिया है। रिश्ते की बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ राधिका बिटिया और जसपाल की शादी हो जाए। मोहनलाल मुस्कुराकर बोले, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आपने हमारी राधिका को अपने घर के काबिल समझा और जसपाल हमारी राधिका से विवाह करने के लिए तैयार है। एक अनाथ लड़की को एक अच्छा ससुराल मिल जाए और मुझे क्या चाहिए। नमिता भी बाहर से आ गई और शादी चाहे जो करो, मैं इसकी शादी में एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने वाली। ये आप कैसी बातें कह रही हो? मोहनलाल बोले। हरपाल बोला, भाभी जी, राधिका भी तो आपकी बेटी के समान है। ऐसी बेटी बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी का रूप। ऐसी बातें ना करें उसके बारे में। मोहनलाल जी नमिता को समझाते हुए बोले, भाग्यवान, कुछ तो भगवान से डर। ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। तू तो अपने अहम में लगता है सब कुछ भूल गई है। नमिता कहने लगी, रहने दो रहने दो, ये पाप पुण्य का अंतर मुझको मत समझाओ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। और नमिता के आगे एक भी नहीं चल सकी मोहनलाल की। और हरपाल ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया और ये शादी तो होगी, लेकिन अभी शादी मंदिर में होगी। मोहनलाल ने राधिका से पूछा। राधिका शादी के लिए तैयार नहीं थी। राधिका अपने मामा से बोली, क्षमा करें मामा जी, लेकिन मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ों का दिल दुखे, और बह भी जैसी भी है, लेकिन है तो मेरी भी मामी। मैं उनका दिल दुखा कर नहीं कर सकती। इतने साल से वह अपने साथ रख रही हैं और मैं उनके सारे एहसान भूलकर स्वार्थी हो जाऊं। जिस दिन मामी इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगी उस दिन मैं शादी कर लूंगी। हरपाल जी बोले, बहुत ही भाग्यशाली है तुम्हारी माँ, तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। तेरे जैसी बेटी को घर की बहू बनाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। हमेशा खुश रहे बेटा। जब से जसपाल की माँ दुनिया से गई है, मेरे आंगन से रौनक ही चली गई है। तू घर में आ जाएगी तो जैसे रौनक वापस आ जाएगी। मेरे घर के आंगन में कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। वैसे जसपाल को समझाने में मुश्किल होगी। मेरा जसपाल बहुत समझदार है। हरपाल हाथ जोड़कर मोहनलाल से नमस्ते करके दुखी मन से वापस लौट रहा था। राधिका के मन में विचार उठ रहे थे। शादी तो चलो सही है, वह मुझसे करना चाहते थे, आखिर मैं करती भी क्या। उस समय मुझे जैसा सही लगा मैंने कह दिया। राधिका के मन में तरह तरह के विचार जो उठ रहे थे और खुद ही उनका समाधान कर रही थी। फिर भी 2 दिन की पहचान में कोई शादी के लिए हाँ थोड़े ही करता है। और मैं उसे प्यार तो करती नहीं, पसंद भी तो नहीं करती। राधिका अपने आप ही सवाल जवाब कर रही थी, उनके उत्तर दे रही थी। उसने नाश्ता बनाया और मामा मामी के पास ले जाकर बोली, छोड़ो भी मामी, कब तक गुस्सा होकर बैठी रहोगी। लो नाश्ता कर लो। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी तो बहुत दूर की बात है। इतना कहकर राधिका की बात सुनकर मोहनलाल जी की आंखें नम हो गईं। वह अपनी पत्नी नमिता से बोले, तुम ये ममता क्यों नहीं पढ़ पाई। ये राधिका तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। अरे भाग्यवान, अब तो इस पर थोड़ी सी ममता बरसा दे। एक बार अपना प्यार भरा हाथ इसके सर पर रख दे, थोड़ा सा प्यार दे दे एक बार। अजी अब रहने भी दो। ये ज्ञान की बातें, तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो मैं नाश्ता कर लूं। मोहनलाल जी बोले, तुझे समझाना तो पत्थर पर सिर फोड़ने के बराबर है। तू कभी नहीं समझेगी, चाहे तेरे लिए कोई जान की बाजी लगा दे। हरपाल ने अपने घर पहुंचकर सारी बात जसपाल से कह दी। बोला, कोई बात नहीं पापा जी, मैं राधिका से बात नहीं करूंगा जब तक वह हाँ नहीं करेगी। इसके पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसे भरोसा दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ निभा सकता हूँ। राधिका की जिंदगी रोजमर्रा की तरह फिर से पटरी पर चल पड़ी थी। सुबह शाम का वही काम, फिर शाम को बाजार जाकर सब्जी लाना। सब्जी लेने गई तो क्या देखती है, जसपाल उसका इंतजार करता हुआ
बाजार में खड़ा था। राधिका ने जसपाल को देखा तो थोड़ा सा घबरा गई। बचकर निकल कर जा रही थी, तभी जसपाल ने आवाज दी, राधिका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राधिका बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर राधिका तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। जसपाल राधिका के पीछे पीछे आने लगा। राधिका को बहुत गुस्सा आया। उसने जसपाल से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ तो हो चुका है, और क्या बचा है? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। इतना सुनकर जसपाल के कदम थोड़ा थम गए। कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो ये बात है, आप मुझे पसंद नहीं करती। माफ कीजिए राधिका जी, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊँगा। ये बात मुझे पता नहीं थी। मुझे लगा था कि आप भी मेरी तरह मुझे पसंद करती हैं। जसपाल बेचारा मायूस होकर वहाँ से वापस चला गया। राधिका ने इतना सब जसपाल से कह तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि गुस्से में इतना कुछ कह तो दिया। घर आकर राधिका रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। अचानक उसका मन इतना भारी हुआ, घुटनों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने में उसे बाहर से मोहनलाल जी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, लगता है मामा जी आ गए। वह फौरन अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग गई। मोहनलाल जी रसोई में आए और राधिका से आकर बोले, आज जसपाल मिला था तो बेटा मैंने उससे पूछा कुछ काम था, किस लिए आए थे? जसपाल बोला, राधिका से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मिल गए। मुझे लगा था जैसे मैं राधिका को पसंद करता हूँ, वह भी मुझे पसंद करे, परंतु ऐसा नहीं है। राधिका दुखी होते हुए बोली, मामा जी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। जो हो नहीं सकता तो क्यों हम उसके पीछे पड़े हैं? जैसी तेरी मर्जी, लेकिन कोई फैसला लेने में पहले एक बार जरूर सोच लेना। इतना प्यार करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना कहकर मोहनलाल जी रसोई से बाहर आ गए। उधर आज जसपाल अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। तभी हरपाल बोला, मुझे पता था वह मना ही करेगी, बहुत ही भली लड़की है। मुझे पता था वह पहले औरों का सोचती है, फिर अपने बारे में सोचती है। तू निराश मत हो, फिर कोशिश कर। जल्दी तेरी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मैं चाहता हूँ तेरे जाने से पहले तेरी सगाई मैं उससे करवा दूँ। अपने बाबूजी की ये बात सुनकर उसको यकीन तो हो गया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन राधिका इस विवाह के लिए तैयार हो ही जाएगी। और जसपाल इसी उम्मीद से राधिका से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधिका है कि जसपाल को देखती भी नहीं थी। ऐसे ही हफ्ता बीत गया। जसपाल ने राधिका को फिर बाजार में देखा। राधिका उस दिन बहुत जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। जसपाल को देखकर राधिका बोली, चलिए आप, क्यों, क्या हुआ? मामी जी सीढ़ियों से उतरते हुए छत से गिर गई हैं। जसपाल राधिका के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर साहब ने नमिता का मुआयना किया। नमिता को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वह बचने वाली नहीं है। सारा मोहल्ला इकट्ठा तो हो गया था। आंखों में आंसू, उसने राधिका और जसपाल को अपने पास बुलाया और एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए उसने राधिका का हाथ जसपाल के हाथों में देते हुए इशारों ही इशारों में माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। मोहनलाल जी भी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही भलाई का काम कम से कम कर तो गई। बस शायद भगवान को यही मंजूर था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और ऐसा कहते हुए मोहनलाल जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। अंतिम संस्कार के समय हरपाल जी आए हुए थे। उन्होंने सांत्वना दी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक नमिता की 13वीं भी हो चुकी थी। मोहनलाल जी ने हरपाल जी से और जसपाल को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण था क्योंकि जसपाल की छुट्टियां ज्यादा नहीं बची थीं, क्योंकि वह तो फौजी था, इसलिए उसे तो समय पर नौकरी के लिए जाना था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जसपाल और राधिका की सगाई कर दी जाए, और फिर यही नमिता की आखिरी इच्छा थी। हरपाल जी बोले, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि भाभी जी को गए हुए महीना भी नहीं हुआ। ऐसी बातें करना उचित नहीं। बोले, कुछ दिन के लिए रोक तो देते, लेकिन फिर जसपाल की भी छुट्टी खत्म होने वाली है, सगाई कर देते हैं और शादी अगली बार जसपाल छुट्टी लेकर घर आए। मोहनलाल जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र,
तो फिर ठीक है, कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। हम सब लोग यहीं रहकर खरीदारी करते हैं। हरपाल जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है। दूसरा दिन खरीदारी में और तैयारियों में निकल गया। शाम को सब बहुत थक गए थे। राधिका ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात को खाने की तैयारी करने लगी। मोहनलाल जी बोले, बेटा तू भी बहुत थक गई होगी। राधिका, मैं तेरी कुछ मदद कर देता हूँ। तो राधिका बोली, नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, बस आप थोड़ी सी सब्जियां काटने में मेरी मदद कर दीजिए। मोहनलाल जी बोले, गर्मा गर्म बैगन का भरता, चटनी, भुने हुए आलू और मक्खन के साथ रोटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी से राधिका की खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। वह कभी अपने गालों पर आ रही लटों को संभालती, तो कभी आंखों में लग रही चूल्हे की लकड़ियों की झल से आंखों को अपने दुपट्टे से पोंछती। उसका सौंदर्य देखते ही बन रहा था। जसपाल तो बहुत खुश था, कल राधिका के साथ उसकी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे राधिका के दिल की बात पता नहीं चली थी और वह राधिका के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद मोहनलाल और हरपाल जी दिन भर के थके होने के कारण जल्दी सो गए। राधिका बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी कि जसपाल ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। राधिका बोली, नहीं नहीं, आप काम मत कीजिए, आप तो हमारे मेहमान हैं। तो वह राधिका को छेड़ते हुए बोला, मेहमान तो आप हैं हमारे दिल की, बताइएगा कब आप रहने आएंगी। राधिका शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। तभी जसपाल बोलता है, तुम्हें वैसे कहने में शर्म आ रही है तो कल सुबह लिखकर बता देना कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। सुबह राधिका एक पत्र में हाँ लिखकर जसपाल को देती है। जसपाल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसमें राधिका ने लिखा था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों की साधारण ढंग से गांव के कुछ लोगों को बुलाकर सगाई हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। जसपाल की छुट्टियां समाप्त होने लगती हैं और उसके जाने का समय निकट आ जाता है। जसपाल को राधिका भारी मन से विदा करती है। किस तरह छुट्टियां बीत गईं, दोनों को पता नहीं चला। जसपाल फिर वापस चला गया। इधर राधिका उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। जसपाल दोबारा छुट्टी लेकर गांव आया। मोहनलाल और हरपाल ने उन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों परिणय सूत्र की डोरी में बंध गए। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। जसपाल तो उसकी हर अदा का दीवाना था। वह क्या बात है, जब दिल से दिल मिलते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। राधिका को 16 श्रृंगार में सजे देखकर अचानक से जसपाल ने चंद लाइनें गुनगुनाना शुरू कर दी। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। जसपाल और राधिका कोमल घास की नरमी में बैठे स्पर्श का सुखद अनुभव कर रहे थे। जसपाल ने राधिका के मुखड़े को देखा। आंखें बंद, दमकता हुआ चेहरा, होठों पर मुस्कान बिखरी हुई, जुल्फे मादक आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। अचानक से झिझकते हुए वह शायराना अंदाज में बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं जनाब। ऐसे रोमांटिक और मनमोहक वातावरण ने दोनों को भावात्मक मिलन की ओर अग्रसर कर दिया। भावुकता से राधिका के माथे पर होठों का स्पर्श हुआ। राधिका सिमटकर मेरी बाहों में आ गई। धीरे धीरे पता नहीं कब 1 माह बीत गया। उधर हरपाल भी राधिका को देखकर बहुत खुश रहता था, मानो उसके सूने आंगन को मोहब्बत का परिंदा मिल गया। जब वह जसपाल और राधिका को साथ देखता, दोनों को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देता। धीरे धीरे जसपाल की छुट्टियां खत्म होने लगी और उसका फौज पर जाने का समय आ गया। सही कहा है, अच्छा समय पता नहीं कब पंख लगाकर उड़ जाता है। भारी मन से राधिका ने जसपाल को विदा किया। अब उसको एक एक पल भारी लग रहा था और हर समय अब उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में जसपाल की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई थी। लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था, एक बच्चे को बचाते हुए जसपाल खुद को नहीं संभाल सका। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया और 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मृत शरीर मिला। राधिका पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह बेचारी तो पहले ही किस्मत की मारी थी। पति का परिवार मिला, पति का प्यार मिला, तो वह भी चंद दिन का। वह खुद को संभाले या अपने ससुर को, जैसे तैसे उसने खुद को दिलासा दी थी कि अपने ससुर को संभालने लगी। वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गई थी। जसपाल की अस्थियों का विसर्जन करने हरपाल जी और मोहनलाल जी
हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। किसी गांव के एक आदमी ने राधिका को ये खबर दी। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और राधिका को जब ये खबर पता चली तो वह बदहवासी अपने मामा और ससुर जी को ढूंढने चल दी। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही, तब जाकर उसे अपने मामा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो राधिका के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया। उसके आगे पीछे कोई नहीं था जिसे अपना कहती, कोई भी तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी और नदी में छलांग लगा दी। तभी कुछ बच्चों ने उसको बाहर निकाला। एक बच्चा नंदू अपने दोस्त शेरू के साथ वहां आया हुआ था। राधिका को देखकर थोड़ा पास जा पहुंचा और बोला, अरे शेरू, मेरी माँ आ गई। ये मेरी माँ ही है। बाबा कह रहे थे कि तेरी माँ इतवार तक आ जाएगी और आज इतवार ही तो है। शेरू, तू ऐसा कर, वापस घर जाकर बाबा को ले आ, तभी हम माँ को घर ले जा सकते हैं। शेरू नंदू के घर गया और बच्चे के पिता को ले आया। बच्चे के पिता राधिका को देखकर बोले, न जाने कौन है बेचारी, यहाँ कैसे पहुंची, जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने राधिका की नब्ज टटोली। राधिका की सांसें अब तक चल रही थीं। उन्होंने राधिका को गोद में उठाया और बच्चे से बोले, पहले मैं इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाऊंगा, इनकी तबीयत खराब है। नंदू, तुम भी मेरे साथ वैद्य जी के यहाँ चलो। तो नंदू कहने लगा, लेकिन बाबा, ये मेरी माँ ही है ना, आपने कहा था कि माँ इतवार को आएगी और आज इतवार है ना। बस अपनी बात बोले जा रहा था, ये मेरी माँ है ना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर रघुनंदन जी कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि बच्चे को क्या जवाब दें। झूठा दिलासा देना भी ठीक नहीं है। नन्ही सी जान पहले से ही अपनी माँ के आने की झूठी आशा में बैठा रहता है, और अगर ये कह दिया कि ये तुम्हारी माँ है और अगर ये लड़की बाद में अपने घर चली गई, ये परेशान होगा। तो रघुनंदन बोला, नंदू, जब ये होश में आ जाएगी तो खुद ब खुद अपने नंदू को पहचान लेगी, इसलिए पहले इन्हें ठीक होने दो। रघुनंदन वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी ने कहा कि जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए, अभी उसकी सांसें चल रही हैं और जिंदा है। वैद्य जी बोले, प्रधान जी, कौन है ये लड़की, इतना बताने का समय नहीं है, पहले आप इसकी जान बचाइए, इसके होश में आने पर पता चलेगा कौन है। नंदू बार बार अपने पिता से बस पूछे जा रहा था, बाबा, माँ कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना मेरी माँ। वैद्य जी ने अपनी पत्नी को आवाज दी, बोले, इसके गीले कपड़े बदल दो, फिर इसका इलाज शुरू करता हूँ। वैद्य जी की पत्नी ने राधिका के कपड़े बदले, उसके हाथ पैरों पर गर्म तेल की मालिश कर दी। प्रधान रघुनंदन सिंह सोच नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे नंदू को, कैसे झूठा दिलासा दे। हाँ करें कि तेरी माँ है, तुझे पहचान लेगी, और फिर ये भी तो कहते नहीं बनता ये तेरी माँ है। बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुके थे प्रधान रघुनंदन सिंह। थोड़ी देर के इलाज के बाद राधिका को होश आ गया। वैद्य जी ने गर्म गर्म काढ़ा और देसी दवाइयां दी। सुनिया बिटिया को होश आ गया। इतना सुनते ही नंदू भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे रघुनंदन भी। नंदू फौरन जाकर राधिका से माँ कहकर लिपट गया। राधिका को समझ नहीं आया, लेकिन नंदू के इस तरह गले लगने से उसके मन में नंदू के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा। नंदू राधिका को छोड़कर अपने बाबा से बोला, देखो बाबा, मैं कहता था ना, माँ मुझे पहचान लेगी। मेरी माँ ने मुझे पहचान लिया। अब जल्दी कीजिए, मुझे अपनी माँ को घर लेकर जाना है और उनको घर दिखाना है। नंदू को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया है। अनमोल खजाना उसे फिर से कोई न छीन ले। रघुनंदन जी बोले, एक मिनट रुको, बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। तो नंदू बोला, ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, जल्दी लेकर आना माँ को। और ये कहकर वह बाहर चला गया। आपका नाम क्या है और आप इस हालत में कैसे? मेरा नाम राधिका है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं खुद को खत्म करना चाहती थी। उसने अपनी आप बीती सुना दी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी? जहाँ किस्मत ले जाएगी। तो रघुनंदन ने राधिका से कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और नंदू भी आपके आने से खुश हो जाएगा। तभी वैद्य जी की पत्नी और वैद्य जी बोले, क्या सोच रही हो बिटिया, चली जाओ। वह बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा है। और प्रधान जी भी रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं,
कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें इस घर में। नंदू उतावला होता हुआ, बाबा बाबा जल्दी कीजिए, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब राधिका खुद को रोक ना सकी और नंदू के साथ उसके घर चल पड़ी। नंदू आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता, देखो ये मेरी माँ है, मैंने कहा था ना एक दिन मेरी माँ जरूर आएगी। नंदू कहने लगा, माँ आज से खाना तुम बनाना, महाराजिन अच्छा खाना नहीं बनाती और दाल में घी तक नहीं डालती और दूध में पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाना। राधिका ने देखा एक बड़ा सा बाड़ा, उसमें गाय भैंस, कुछ मुर्गे मुर्गियां और चूजे घूम रहे थे। एक नीम का पेड़, बस कमी थी तो कुछ फुलवाड़ी की। ऐसे ही घर की कल्पना राधिका ने की थी। राधिका को नंदू बातें करते हुए लिए जा रहा था। राधिका जैसे घर के दरवाजे के पास पहुंची, बर्तन धोने वाली रजिया काकी बाहर निकली और राधिका को गौर से देखकर बोली, छोटे प्रधान जी किसे ले आए? रजिया काकी, ये मेरी माँ है, सुंदर है ना मेरी माँ? रजिया का कोई उत्तर ना पाकर नंदू बोला, काकी सुंदर है ना मेरी माँ? उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया, जल्दी से जल्दी अपने घर की तिजोरी में रखना चाहता हो अनमोल खजाना। रजिया बोली, हाँ नंदू, बहुत सुंदर है तुम्हारी माँ। फिर क्या सोच रही हो काकी? प्रधान रघुनंदन सिंह जी ने देखा कि बाड़े के बाहर सारे मुर्गे मुर्गी टहल रहे हैं। उन्होंने सारे मुर्गी मुर्गी को पकड़कर उनके बाड़े में पहुंचा दिया। फिर शेरू से भी कहा, चलो अपने घर में जाओ। कुएं से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रख दिया। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे, तभी दीनू काका आ पहुंचे। उसने प्रधान जी को आवाज दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? माफ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। रजिया से बोलकर गया था, अगर मुझे देर हो जाए तो मुर्गी के बच्चों को और गाय भैंस को चारा डाल देना। पर रजिया सुनती कहाँ है, उसके तो घर जाने की जल्दी थी। चलिए छोड़िए मालिक, मैं करता हूँ। दीनू काका, देखो देखो, ये मेरी माँ है। नंदू राधिका को लेकर अंदर चला गया और बोला, इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और बराबर वाला कमरा बाबा का है। वहां पर वह अपना काम करते रहते हैं। बाबा हारमोनियम भी बजाते हैं और मैं भी उनके साथ गाना गाता हूँ। तुम भी हमारे साथ गाना गाया करोगी ना? नंदू, माँ हाँ, एक बात और है माँ, साथ में स्नान घर भी है। घर के पीछे काफी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। राधिका नंदू के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर बोली, ज्यादा मत बोलो नहीं तो नजर लग जाएगी। दीनू काका रघुनंदन से बोले, ये कौन है मालिक? रघुनंदन ने सारी बातें बता दी। रघुनंदन जी कहने लगे, क्या करूं, बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली। मुझे भी लड़की भली लगी, शायद सच बोल रही थी। चलो अब शाम होने वाली है, देखता हूँ रसोई में क्या रखा है बनाने के लिए। क्या खाओगे? तो काका रसोई में देखता हूँ क्या रखा है, तो मैं वही खा लूंगा जो भी आप बनाएंगे। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया, बहू बेटे ने तो घर से कब का निकाल दिया था। आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। दीनू काका बड़े उदास होते हुए बोले। तो रघुनंदन सिंह कहने लगे, अच्छा चलो अब रसोई में जाकर मैं देखता हूँ क्या सब्जी है। ऐसा कहकर रघुनंदन सिंह रसोई की ओर चल दिए। बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा बेटा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी राधिका बोली, तकलीफ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर लूंगी। आप जब तक नंदू के साथ खेलिए। तभी नंदू बाहर दीनू काका के पास आकर बोला, पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी। तो इतना कहकर नंदू अंदर आ गया। नंदू को पहली बार इतना खुश देखकर दीनू काका को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद राधिका ने खाना तैयार कर लिया। उसने तड़के वाली दाल और बैगन का भरता, प्याज का सलाद और गर्मा गर्म रोटियां बनाई थीं। नंदू बाबा और दीनू काका से बोलो, खाना तैयार है, नंदू तेरी माँ बुला रही है। राधिका ने 3 थाली लगा दी। रघुनंदन जी बोले, माफ कीजिए आपको तकलीफ हुई। राधिका बोली, तकलीफ किस बात की? मुझे तो रसोई के काम करना अच्छा लगता है और फिर बच्चा भूखा सो जाता, ना तो आपको अच्छा लगता और ना ही मुझे। रघुनंदन जी बोले, ठीक कहा आपने, मैं थाली दीनू काका को देकर आता हूँ। और दीनू काका को देकर रघुनंदन खुद खाने बैठ गए। साथ में मुन्ना भी खाना खाने लगा। बाहर से दीनू काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। रघुनंदन सिंह ने आवाज सुनी तो बोले, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। तीनों खाना खा रहे थे। दीनू काका बोले, थोड़ी दाल और मिलेगी बेटा? काका, दाल रोटी भी चाहिए तो 2 रोटी और ले आना, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा माता का वास है। सब खाना खाकर और बिस्तर पर लेट गए।
पराए घर में कौन सा काम कब होता है इसका उसे पता तो नहीं था, इसलिए खुद काम करना शुरू नहीं कर सकती थी। वह भी जाकर लेट गई। जैसे ही उसने करवट लेनी चाहिए, उसने देखा कि नंदू ने उसके पल्लू को अपने हाथ में बांध रखा था। बच्चे का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा और उसने उसके माथे को चूम लिया। फिर नंदू का माथा सहलाने लगी। नींद में बड़बड़ाते हुए कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे पास रहना, छोड़कर तो नहीं जाओगी। राधिका ने नंदू को प्यार से गले लगा लिया। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह राधिका सोच रही थी, नया घर है, पता नहीं कौन सा काम किस समय होता है, करूं तो क्या करूं। दीनू काका जानवरों को बाहर बांधकर नहा धोकर मंदिर चले गए। उधर रघुनंदन जी ने सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ते में हलवा बना दिया। इतने में दीनू काका मंदिर से लौट आए। दीनू काका से रघुनंदन ने पूछा, आज मंदिर में बहुत देर लगा दी? तो दीनू काका कहने लगे, हाँ मालिक, आज पंडित जी चौपाइयाँ सुनाने लगे तो मन किया कि पूरा सुनकर ही जाऊं, इसलिए कुछ देर हो गई। और मालिक ने हलवा बना दिया, आज तो नाश्ते का मजा ही आ जाएगा। और ये दो कैद हैं, आते हुए रामू काका ने दे दी। आवाज सुनकर राधिका बाहर आ गई। रसोई में जाकर रघुनंदन से बोली, आप मुझे बता देते। चलिए आप स्नान कर लीजिए, नाश्ता तैयार है, मैंने चने की दाल भिगो रखी है। नंदू को पराठे अच्छे लगते हैं तो वह बनाऊंगी। इतने में रजी आ जाती है, आप रहने दीजिए, दाल मैं पीस देती हूँ और साथ में कैद की चटनी। आज तो नाश्ते में आनंद आ जाएगा। इतना कह कर के 8-10 लहसुन की कलियां ली, 3-4 लाल मिर्च, साबुत धनिया और काले नमक के साथ अच्छी सी चटनी बना दी। सब गर्मा गर्म पराठों का आनंद उठा रहे थे। सबको खिलाने के बाद राधिका ने अपने लिए थाली परोसी। इतने में खाना बनाने वाली महाराजन बीरमती काकी आ गईं और राधिका को देखकर कहने लगीं, तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर हाजिरी में मेरा काम छीनने की? तो मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस आई। तूने क्या समझा, सीधे साधे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? तू मुझे जानती नहीं है, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। करमजली, जहां से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने इतना सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदू ने इतना सुना और गुस्से में बोल पड़ा, दादी ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी, मेरी दाल में घी नहीं डालती थी। दीनू काका और रजिया बोले कि तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है ना और काला दिल है, तुम्हारे विनाश का यही कारण है। तभी बीरमती गुस्से से बोली, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, पति मर गया तो देवर से विवाह रचा लिया, तुझे तो कोई है नहीं कहने सुनने वाला। काकी जो जैसे खुश रहता है उसे रहने दो, क्यों परेशान रहती हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ। बीरमती गुस्से से चीख पड़ी। तभी दीनू काका फिर बोले, इस बिटिया ने ना तो कोई तेरा काम छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा है। तो वह कहने लगी, किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीबी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं है। और वह राधिका पर इल्जाम लगाने लगी। रघुनंदन बोले, अब तक तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। बीरमती काकी बोली, हाँ हाँ, धौंस किसको दिखा रहे हो? प्रधान जी सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी, पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रखा है। तभी नंदू बोल पड़ा, वह मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी। तो वह कहने लगी, बड़ा बन रहा है माँ बाला, न जाने किसको उठा कर लिया है, अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर बीरमती काकी वहां से चली गई। राधिका की आंखों में आंसू थे, वह वहां से उठकर अंदर चली गई। रजिया बोली, बीरमती काकी की बातों से बेचारी का दिल दुख गया, बेचारी ने खाना भी नहीं खाया। आप नंदू के हाथ खाना अंदर भेज दीजिए, इसके कहने से बिटिया खाना खा लेगी। नंदू बोला, माँ खाना खा लो, बेटा भूख नहीं है। तो नंदू बोला, मुझे पता है तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। बीरमती दादी की बात का बुरा लगा है, पता है ना, वह बहुत बुरी है, वह तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। मेरे हाथों से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, राधिका ने फिर कहा। लेकिन नंदू ने राधिका के मुंह में एक निवाला डाल दिया और बोला,
चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। राधिका ने खाना शुरू कर दिया। रघुनंदन दरवाजे के पीछे से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, इसकी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है। राधिका को तो कभी ना कभी इस घर से जाना पड़ेगा, और ये तो हमारे घर के सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचा तो इसको वापस जाना ही पड़ेगा। फिर नंदू का क्या होगा। बेचारी माँ के लिए तरस रहा था, लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। बाद में देखा जाएगा। रघुनंदन बाहर आ गए। मिट्टी नंदू को आवाज देते हुए, देखो मैं आपकी नानी के घर से वापस आ गई। नंदू भी मीठी की आवाज सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई मिट्टी। मिट्टी बोली, हाँ, मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। मिट्टी ने पूछा, क्या हुआ नंदू, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो। मिट्टी नंदू के पड़ोस की छोटी सी बच्ची थी, तो नंदू बोला, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। और नंदू ठीक राधिका के पास ले जाकर बोला, मिट्टी आंखें खोलो। मिट्टी ने जैसे ही आंखें खोली, राधिका को सामने देखकर हैरानी से बोली, ये कौन है नंदू। नंदू बोला, ये मेरी माँ है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तो मिट्टी बोली, अच्छा ये तेरी माँ है, सच में तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। फिर मिट्टी बोली, मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि नंदू की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर मिट्टी वापस अपने घर चली गई। तभी रघुनंदन सिंह बोले, बेटा मिट्टी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से बता देगी और उसकी माँ के साथ बीरमती काकी का उठना बैठना है। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तेरी माँ के बारे में। सच में मेरी माँ मेरी ही रहेगी। लेकिन काकी गुस्सा होकर गई हैं। मिट्टी अपनी माँ सोनिया को घर जाकर बताती है कि नंदू की माँ वापस आ गई है। सोनिया रघुनंदन जी के घर आती है। नंदू बोलता है, सोनिया चाची देखो देखो मेरी माँ आ गई है, नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी, उनका इलाज कराया है और फिर बाबा अपने घर ले आए। सोनिया राधिका को देखकर बोली, अच्छा हुआ बहन तुम आ गई। नंदू बेचारा कब से माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। राधिका ने सारी आप बीती सोनिया को सुना दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य है मुझे नंदू से मिला देगा। बरसों से ममता के लिए तरस रहा है, अगर मैं उसको वह ममता दे सकूं, इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इसे इतना लगाव हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा सगा बेटा है। तो सोनिया कहने लगी, अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ, नंदू को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ और बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत काम पड़ा हुआ है। और चली गई। बाहर से लोगों के शोर की आवाज आ रही थी। रघुनंदन ने बाहर आकर पूछा, अरे क्या बात है। उनमें से एक ने कहा कि बात तो क्या है, कैसे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। आप हमारे गांव के इज्जतदार इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं। प्रधान जी ऐसी कौन सी गलती कर दी जो कि मुझसे उम्मीद नहीं, जो आप ऐसा कह रहे हैं। आपके घर में कौन लड़की रह रही है, और क्या आपको किसी लड़की को अपने घर में रखना उचित है, और आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। हम आपसे कह रहे हैं कि आप नंदू के लिए शादी कर लीजिए, लेकिन आप राजी नहीं हुए। आप ऐसा व्यवहार करेंगे, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना उचित नहीं है। फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं, आप ऐसा करेंगे तो ये एक समस्या है। रघुनंदन जी कहते हैं, आप लोग बैठिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, हम जलपान जब ही लेंगे जब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। रघुनंदन जी ने परेशान होते हुए हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांग विदा कर दिया। रघुनंदन सिंह लेकिन बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था राधिका से जाने के लिए कैसे कहें। अगर कह दें तो नंदू का क्या होगा। संतान का मुंह सता रहा था। बहुत कष्टदायक होता है संतान का मुंह, और उसका समाधान ढूंढने लगे थे। इस समस्या का समाधान कैसे होगा। दोपहर खाने के लिए दीनू काका खेतों से लौटे तो उन्होंने चिंतित अवस्था में रघुनंदन को देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, किस सोच में हो, ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। इससे पहले तो मैंने आपको कभी इस तरह नहीं देखा। तो रघुनंदन जी कहने लगे, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ऐसा क्या हुआ मालिक। रघुनंदन जी बोले, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ लोग आए थे और कह रहे थे राधिका को घर में किस हक से रखा गया है। दीनू काका कहने लगे, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए
उन लोगों की बातें कहीं राधिका बिटिया ने तो नहीं सुनी? दीनू काका ने रघुनंदन से पूछा तो रघुनंदन कहने लगे, नहीं काका, राधिका को तो मुन्ना, शेरू और मिट्टी नदी किनारे ले गए थे। इस विषय में राधिका को कुछ भी नहीं पता। तो काका कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ, जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। राधिका, नंदू, मिट्टी नदी किनारे से वापस आ गईं। सोनिया मिट्टी को आवाज देते हुए, मिट्टी आओ घर चलें। राधिका बोली, बहन खाना तैयार है, आ जाओ खाना खाकर जाना। सोनिया बोली, नहीं नंदू की माँ, मैं घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है। राधिका ने कहा। तो सोनिया बोली, नहीं फिर कभी, अभी तो मैं मिट्टी को लेने आई हूँ। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों बातों में बताया था तुम्हें दही वाली काली मिर्च बहुत पसंद है और तुम्हें बनाना नहीं आता। आज मैंने बनाई थी तो मुझे अच्छा लगता अगर तुम थोड़ी सी चख लेती। तो सोनिया ने पूछा, और क्या बनाया है तुमने? काली दाल, मिर्च और बाजरे की रोटी के साथ ताजा छाछ। सोनिया बोली, इतना सब कुछ तो बनाया है और कह रही हो कुछ खास नहीं। बहन, थोड़ी सी दही वाली मिर्ची दे दो, बाकी फिर किसी दिन फुर्सत में बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। सभी ने दोपहर का खाना खाया और अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर में बीरमती काकी सोनिया के घर पहुंच गईं और सोनिया से बोलने लगी, देख सोनिया, मेरा काम तो बताने का है, बाकी अच्छा भला बुरा खुद सोच लियो। बीरमती काकी कहने लगी, प्रधान जी की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं, वह ठाकुर साहब की उम्र में जो लड़की है, कितनी छोटी लड़की है, 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। तेरी छोटी लड़की है, उसके ऊपर इन बातों का फर्क पड़ेगा। हाँ, और वह नंदू कह रहा है कि उसको वह नदी किनारे मिली है। क्या कोई ऐसी ही माँ की पदवी दे देता है? ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता, समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की का क्या है? उसके आगे पीछे कोई है नहीं। ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है ना। कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती है? राधिका जैसे लोग बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। सोनिया कहने लगी, नहीं काकी, राधिका तो ऐसी नहीं दिखती। तो काकी कहने लगी, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं सोनिया, मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। सोनिया को बीरमती काकी राधिका और रघुनंदन के लिए उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। तभी मिट्टी नंदू के घर जाने के लिए पूछती है। मिट्टी बोली तो सोनिया गुस्से में बोली, मैंने कहा ना कि तू नंदू के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। और मिट्टी का हाथ पकड़कर सोनिया घर के अंदर ले गई। ये सब देख लिया राधिका ने। सोनिया दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। राधिका को सोनिया का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह मन महसूस कर रह गई। राधिका का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शाम होने वाली थी। तभी बीरमती काकी गांव के कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ रघुनंदन के घर आ पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो प्रधान जी, आपने क्या फैसला लिया है? रघुनंदन जी बोले, नंदू उस लड़की को मां मानता है और वह भी पूरी तरह ममता लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग बात करते हैं। तभी दीनू काका भी खेतों से आ पहुंचे और लोग पहले से मौजूद थे। दीनू काका बोले, मैं बुलाता हूँ राधिका बिटिया को। दीनू काका ने आवाज दी, राधिका बिटिया बाहर आना। डरी सहमी सी राधिका सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। दीनू काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? राधिका ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी बीरमती बोल पड़ी, तो क्या किसी भी औरत को तुम नंदू की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे क्या? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है। ऐसी बहुत सारी औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं, अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और ठाकुर साहब का गला काट कर चलती बने। पता नहीं। अब सब सीमा से बाहर हो गया। रघुनंदन जी बोले, आप सब एक मासूम पर झूठे लांछन लगा रहे हैं। वह मेरे बच्चे की माँ है और तो मैंने अपने बेटे को इतना खुश नहीं देखा है। अगर आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर अंदर गए और बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर राधिका की मांग में भर दिया और बोले, लो हो गई अब मेरी पत्नी। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। आप यही चाहते थे ना। आप लोग कृपया करके यहाँ से प्रस्थान करें, मैं ही खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना कहकर सब लोग वहां से चले गए। राधिका को क्या हुआ? वह तो ऐसे ही जड़बत खड़ी रह गई और चक्कर खाकर गिर गई। रजिया ठंडा पानी लेकर आई और राधिका के मुंह पर छींटे मारे। राधिका को होश आया तो वह रोने लगी। लेकिन ये सब जो हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। राधिका रोए जा रही थी। रजिया बोली,
चुप हो जाओ बिटिया, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये समाज है बिटिया, ये लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग न जाने कौन कौन से लांछन लगाते रहते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। राधिका बोली, लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष है? मैं तो सिर्फ मुन्ना की माँ बनकर रहना चाहती थी। राधिका गुस्से में, मुझे तो जबरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया है। मैं कोई बिकाऊ चीज हूँ, जो चाहे वह मेरा इस्तेमाल कर ले कि मैं किसी की पत्नी बन जाऊं, और मेरा भाग्य है। राधिका गुस्से से, मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं रहूंगी, अपने घर लौट जाऊंगी। वह गुस्से से नल पर गई और 3-4 बाल्टी अपने सिर के ऊपर से डाल दी और बोली, रजिया काकी, देखो सिंदूर धुल गया, अब मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ। माना मेरे घर में कोई सदस्य नहीं है, मेरे घर में कम से कम कोई मुझ पर लांछन तो नहीं लगाएगा। रजिया बोली, उठो बेटा, कपड़े बदल लो, अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, थोड़ा शांत दिमाग से सोचना। अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रही हो, बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। राधिका कपड़े बदलकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। इतने में नंदू बाहर से दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, रोज की तरह बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। बेटे की बात सुनकर रघुनंदन जी बोले, बेटा नंदू, इधर तो आना। तो वह कहने लगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? रघुनंदन जी बोले, बेटा, आज तुम मेरे पास रहो, आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे आराम करने दो और खाना मैं बना देता हूँ। ठीक है, मुझे पता नहीं था आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान नहीं करूंगा। रघुनंदन जी बोले, तू अभी बाहर दीनू काका के पास खेल, माँ के पास मत जाना। तो नंदू रघुनंदन जी की बात सुनकर बाहर चला गया और कहने लगा, ठीक है, मैं बाहर जाकर खेलता हूँ। शेरू के साथ जाकर खेलने लगा। रघुनंदन जी ने खाना बनाकर दीनू काका और नंदू को खाना खिला दिया। नंदू से बोले, जा अपनी माँ को भी खाना खिला दे। नंदू बोला, ठीक है बाबा। राधिका के पास पहुंचकर बोला, माँ, खाना खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, खाना वापस ले जाओ। ठीक है माँ। बाबा, माँ को भूख नहीं है, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। रघुनंदन राधिका के पास पहुंचे और कहने लगे, माफ कीजिए, जो हुआ वह होना नहीं चाहिए था, वह सब क्रोध बस हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कृपया करके उसका गुस्सा खाने पर ना उतारिए। क्रोध से राधिका बोली, ये सब आपने जानबूझकर किया है? आपके मन में ये बात कैसे आई थी कि मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर आकर अपना अधिकार बना ले। मैं अपने पति से अब तक बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। उस रात ना राधिका ने खाना खाया, ना रघुनंदन जी ने। दोनों की रात असमंजस में कटी। सुबह रजिया काकी काम पर आ गई। वह राधिका से कहने लगी, एक बात कहें, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है, वहां जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है, अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है, ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता, और फिर तुम दिल से चाहे मानो या ना मानो, लेकिन समाज के सामने तुम ठाकुर साहब की ब्याहता हो। प्रधान जी स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। जाओगी तो ठीक है, अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा, इतना कहकर रजिया वहां से काम करने चली गई। रजिया की बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ गई, क्या फैसला ले। रजिया काकी तो कुछ भी कहती हैं। चल, मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। राधिका ने स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, तुलसी की पूजा, और रसोई में जाकर, आप क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। रघुनंदन ने कहा, कल से तो खाना मुझे ही बनाना है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। तब राधिका कहने लगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अपने नंदू को छोड़कर। आप छोड़िए। रघुनंदन सिंह सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देकर चले गए। आज घर में थोड़ी रौनक, चेहरे पर मुस्कान थी। इतने में सोनिया राधिका के पास आई और बोली, राधिका बहन, देखो, मैं देवी के मंदिर गई थी, वहां से तुम्हारे लिए सिंदूर और प्रसाद लाई हूँ। राधिका बोली, अभी तो मैं कल के सदमे से उबर नहीं पाई हूँ, और आज तुम ये सब लेकर आ गई हो।
राधिका ने दुखी होकर सोनिया से कहा। तो सोनिया कहने लगी, लेकिन बहन, ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? सोनिया कहने लगी। रजिया काकी भी बोली, बेटा, अगर इन सब चीजों को लगाने से लोगों की हम निगाहों से बच सकते हैं तो क्या बुराई है? और सोनिया ने राधिका की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। राधिका आईने में खुद को देखने लगी। आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर उसे अच्छा लगा। दीनू काका भी दोपहर का खाने घर आ गए। वह राधिका को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, तुम्हारे लिए यही सही है और यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम जाग जाए। राधिका ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। रघुनंदन सिंह खाना खाने रसोई में पहुंचे और राधिका का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। शाम को रजिया बर्तन मांजने आई। बिटिया, तुम्हारे लिए यही सही है, और आज मांग में सिंदूर भरा, आशीर्वाद दिया। राधिका ने अब पूरा घर संभाल लिया। राधिका ने उसे बाड़ी से हरा भरा बना दिया, फूलों के पौधे लगा दिए, गुलाब के पौधे, उस पर मिर्ची लगा दी। जो भी आता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। हर कोई बोलता, देखो, घर की शोभा तो औरत से ही होती है। रघुनंदन ये सोचकर खुश हो जाता और मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाता। रजिया काकी राधिका से पूछती है, क्या हुआ बेटा? राधिका बोली, ना जा पाई, नंदू का मुंह देखकर रह गई। बेचारा इतना मासूम है, उसकी ममता रोक गई। रजिया काकी बोली, हम तो कहेंगे कि बिटिया, तुम्हारे लिए यही सही है और आज मांग में सिंदूर भरकर अच्छी लग रही हो। हमेशा इसी तरह श्रृंगार करो, हमारा आशीर्वाद है। राधिका ने सुहागनों की तरह रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी रघुनंदन जी को माफ नहीं कर पाई थी। राधिका के घर में रहते कोई भी घर पर आता तो ठाकुर साहब से कहता, ठाकुर साहब सही किया, घर में बिना औरत के शोभा नहीं रहती, घर की शोभा औरत से ही होती है। रघुनंदन जी इतना सुनते ही खुश हो जाते, लेकिन अंदर हमेशा उदास रहते। दीनू काका और रजिया चाहते हैं कि राधिका और रघुनंदन एक हो जाए, उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो बीच में गांठ क्यों रह गई? ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। रघुनंदन राधिका को पसंद करने लगे, और करे भी क्यों नहीं पसंद। राधिका जैसी सुघड़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को संभाल दिया। राधिका के आने से उनका घर घर जैसा लगने लगा था। ऐसे ही 2 माह बीत गए। एक दिन रघुनंदन बोले, मेरे दोस्त की भतीजी की शादी का निमंत्रण है, हमें 2 दिन बाद निकलना है। जो भी तुम्हें सामान चाहिए सोनिया भाभी के साथ खरीद लाना, और देने को कुछ उपहार भी ले आना। हमें आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, और आपको जो भी खरीदना है आज सोनिया भाभी के साथ जाकर ले आना। और ये लो रुपए, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा। राधिका फिर तो नक्कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन दीनू काका का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? रघुनंदन बोले, आप चिंता ना करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। राधिका सोनिया से बोली, एक शादी में जाना है, लेकिन दीनू काका कहाँ खाना खाएंगे, इसकी चिंता है। सोनिया बोली, बस इतनी सी बात, ये सब मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाने की तैयारी करो। राधिका और सोनिया ने मिलकर खरीदारी की। राधिका तैयार होने लगी। रजिया काकी बोली, मैं सोनिया को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हें अच्छे से तैयार कर देगी। सोनिया को आते हुए देख रघुनंदन सिंह बोले, सोनिया भाभी, उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वह भी पहन लें। मैं कहूँगा तो नहीं पहनेंगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात जरूर मान लेगी। सोनिया ने कहा, ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूंगी, और कुछ कहना है तो बता दीजिए, मैं कह दूंगी। और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। सोनिया ने तैयार किया। राधिका खुद को दर्पण में देखकर शर्माने लगी। सोनिया बोली, लाओ तुम्हारे काला टिक्का लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए वहां पर। आप बहुत सुंदर दिख रही हो। बीच की मांग निकालकर बड़ा सा जूड़ा, माथे पर मांग टिक्का, कानों में झुमके, हाथों में कांच की चूड़ियां और सीतारामी हार, गहरे रंग की बनारसी साड़ी, हाथों में चूड़ियां, साथ में सोने के कंगन, कमर में कमरबंद और पैरों में पैल पहनकर वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। तभी नंदू बाहर आया और बाहर से रघुनंदन सिंह का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। देखो माँ, आज कितनी सुंदर लग रही है, बोलो ना बाबा। रघुनंदन जी तो राधिका को देखते ही रह गए। इतने में नंदू फिर बोला, बोलो ना बाबा, मेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है ना? हाँ, तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही है। और इतना कहकर रघुनंदन जी अंदर से बाहर आ गए। सोनिया ने रघुनंदन जी के भावों को बहुत पहले से पढ़ लिया था।
तांगे पर सामान चढ़ाया जा रहा था। बस अब निकलने ही वाले थे। बाहर आकर राधिका ने सोनिया से कहा, बहन, दीनू काका का ध्यान रखना। रघुनंदन, नंदू और राधिका तीनों मित्र की भतीजी की शादी में जाने के लिए तांगे पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में तांगा गांव की सीमा से बाहर आ गया। अब नजर आते तो कहीं खेतों में काम करते हुए लोग नजर आ रहे थे, कई पेड़ों की घनी छाया। राधिका का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसने भारी भरकम गहने, इन सब की उसको आदत तो नहीं थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती, फिर दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते इधर उधर देखने लग जाते। दोनों ही एक साथ आंख में चौली खेल रहे थे। तभी तांगे वाला बोला, ठाकुर साहब, अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। अगर कोई कुआं दिखाई दे तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तांगा भी खड़ा कर दूंगा। रघुनंदन जी बोले, ठीक है जी, बिल्कुल, और कुछ जलपान की व्यवस्था भी कर लेंगे। भूख भी लग गई होगी और अभी वहां पहुंचने में न जाने कितना समय लगे। तभी एक जगह दिखाई दी। रघुनंदन सिंह जी को एक तांगे वाला खड़ा हुआ दिखाई दिया। तांगे वाले ने अपना तांगा वहीं रोक दिया। वह तो गांव से ही निकले। वह परिवार भी उसी शादी में जा रहा था, लेकिन उनको रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तो उन्होंने रघुनंदन सिंह से कहा, हम चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। तांगे वाले ने तांगे में से बाल्टी निकाली। सभी ने हाथ पांव धोए, घोड़े को दाना पानी डाला और पानी पिलाया। राधिका घर से पूरी सब्जी अचार लाई थी। सबने साथ में भोजन किया और थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। दोपहरी थोड़ी थोड़ी चढ़ाई थी। सूरज भी गर्मी फेंक रहा था। राधिका की गोद में सर रखकर नंदू सो गया था और अब राधिका को भी बार बार झपकी आ रही थी। रघुनंदन जी ने राधिका को अपने कंधे का सहारा दिया ताकि राधिका थोड़ी देर आराम से सो पाए। थोड़ी देर बाद राधिका की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह रघुनंदन सिंह के कंधे से टिकी हुई है। झटपट उसने अपने आप को हटाकर रघुनंदन को घूर कर देखने लगी। रघुनंदन सिंह जी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। शाम होने वाली थी, आधा रास्ता पार हो चुका था। तभी राधिका मोर को देखकर, मुझे मोर देखना है। रघुनंदन जी उसकी बाल सुलभ हरकत पर हंसने लगे। उनको हंसता देखकर राधिका बोली, मुझे नहीं देखना कोई मोर, आप तांगे को आगे बढ़ाइए। रघुनंदन जी बोले, नहीं नहीं, हम सब मोर देखकर ही जाएंगे। राधिका मोर को देखकर बहुत खुश हुई। रघुनंदन जी तो उसको एक टक निहार रहे थे। नंदू और राधिका बहुत खुश थे। तांगे में बैठे और आगे चल दिए। शादी वाले घर में मेहमानों को लेकर जा पहुंचा था। दरवाजे पर पहुंचते राधिका ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। रघुनंदन सिंह अपने दोस्त धर्मवीर के गले मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए और राधिका ने भी बड़ों के चरण छुए। धर्म सिंह जी बोले, भाई रघुनंदन, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, ये सब कब हुआ? रघुनंदन जी बोले, ये लंबी कहानी है, थोड़ा रुको फिर बताता हूँ। रघुनंदन सिंह ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह सुनाई। धर्म सिंह बोले, अच्छा, तो ये सब अचानक हो गया, लेकिन ये तो बताओ कि अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने स्वीकार कर लिया या नहीं? वह तुमसे प्रेम करने लगी या नहीं? पता नहीं, इसका क्या मतलब है? हाँ या ना? अब तो मैं ना नहीं कहूँगा, बस वक्त का इंतजार है। राधिका को देखकर रीमा बोली, भाई साहब ने दूसरा विवाह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। धर्म सिंह की पत्नी रीमा ने राधिका को ताना दिया। राधिका कहने लगी, वह क्या है जीजी, ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला। राधिका ने अपनी सफाई दी। तभी रघुनंदन सिंह जी के गांव से आने वाले मेहमान, जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी जानकी बोली, झूठ बोल रही है, मैं आप सबको सब बात बताती हूँ। दरअसल छोटी पत्नी मिले तो कोई भी मर्द शादी करने को राजी हो जाएगा। राम जाने सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को भी नंदू की माँ बना दो। तभी रीमा बोली, कैसे बातें कर रही हो बहन, बिना बात किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो गया, भाई साहब की बात आई है, न जाने कोई किसी की क्या मजबूरी थी। ये तो वही जाने कि वह इनकी मजबूरी थी या उनकी मजबूरी, भगवान ही जाने। ना तो इन्होंने शादी की, ना बुलाया, और उसने सारी बात वहां पर बोल दी। ये दोनों ही गलत को गलत और सही को सही कह रही हैं। और इतना कहकर जानकी वहां से चली गई। खड़े खड़े राधिका की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रीमा बोली, चलो हटो ना बहन, क्यों मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं,
चलो अपना मुंह धोकर कपड़े बदल लो, इतने भारी कपड़ों में काम भी नहीं होगा। बारात के समय कल अच्छे से तैयार हो जाना, और इतना सुंदर चांद सा चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता। जलपान के बाद सभी खाना खाने बैठे। आलू मटर की सब्जी, गोभी की तरकारी, बूंदी के लड्डू, चावल और रोटी थे। पहले पुरुष फिर महिलाओं की पंगत लगी। खाने के बाद सब फुर्सत में थे। तभी रीमा राधिका से बोली, चलो बहन, बन्नी के मेहंदी तो लगा दो। राधिका खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी रीमा की जेठानी बोली, कैसी बातें कर रही हो, उनकी दूसरी शादी है, ये मेरी बेटी को कैसे मेहंदी लगा सकती हैं। और कुछ अनाप शनाप बोलने लगी। राधिका की आंखों में आंसू निकल पड़े। तभी रुक्मणी की जेठानी बोली, क्या गलत कहा मैंने, ना पंडित ना बाराती, ऐसी भी कहीं शादी होती है। ये सब बातें रघुनंदन ने सुनी और बोले, मित्र धर्म सिंह, जहाँ मेरी पत्नी का अपमान है, मैं वहां नहीं रुक सकता, उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। और कहने लगे, क्षमा करें मित्र, मैं आपके हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने राधिका से अंदर से सामान लाने को कहा और उसी समय धर्म सिंह के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगी और परिवार सहित तांगे पर जाकर बैठ गए। तांगे पर जा बैठे रघुनंदन के प्रति राधिका के मन में प्रेम के बीज अंकुर का रूप लेने लगे। प्रेम भी क्यों ना उपजे, जो उसके लिए जमाने से बोल सके, ऐसा इंसान उसको मिल गया। उसकी चाहत बढ़ने लगी। उसको समझ आने लगा कि रघुनंदन की इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी जो उसको माफ ना किया जा सके। राधिका सोचने लगी, ये उस दिन सब भावावेश में हो गया होगा। धर्म सिंह का घर गुस्से में छोड़ तो दिया, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, ज्यों का त्यों गांव छूटता जा रहा था, तो डर भी बढ़ता जा रहा था। सभी डर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर रहे थे। भगवान का शुक्र था, उस दिन रात पूरे चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, रात तो रात होती है। बियाबान जंगल में उल्लू की आवाज डरा रही थी, कहीं सियार की आवाज सुनाई दे जाती थी। सुनसान रास्ता, और ऐसे में तांगा रोकने का कोई फायदा नहीं था। तभी अचानक झाड़ियों में से कुछ लुटेरे बाहर निकल आए। उन्होंने तांगे को चारों ओर से घेर लिया और रघुनंदन से बोले, जो भी तुम्हारी जेब में रुपया पैसा है, सब दे दो। रघुनंदन ने अंगूठी, चेन और जो रुपए थे, वह सब उनको दे दिए। तभी एक लुटेरा बोला, तांगे में जो जनानी बैठी है, उसने भी जरूर गहने पहने होंगे। धमकाकर बोले, अपने सारे गहने हमें दे दो, नहीं तो हम इसको मार देते हैं। राधिका एकदम तांगे से नीचे कूद आई और बोली, कृपया करके भाई इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोला, तुमने हमें भाई कहा है, बहन बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़ आएगा, क्योंकि आगे भी और डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। नंदू तांगे में गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा था ना, उसको कुछ पता ही नहीं चला। रात के 3 बजे तक सब घर पहुंच गए। राधिका ने रघुनंदन सिंह से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा था कि आधी रात को ही शादी का घर छोड़ दिया, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। रघुनंदन जी बोले, किसी का दिल जीतना था, ताकि मैं किसी को नंदू की माँ कह सकूं। और तुम बताओ ना, तुम कैसे एकदम से अपनी जान की परवाह न करते हुए तांगे से कूद आई। रघुनंदन जी ने राधिका को छेड़ते हुए कहा। राधिका बोली, अभी तक दिल नहीं जीत पाए, किसी को मौका मिला है, ताकि मैं भी किसी को नंदू के बाबा कह सकूं। तो बनोगी मेरे नंदू की माँ, करोगी एक बार सबके सामने मुझसे विवाह। रघुनंदन सिंह ने राधिका से पूछा, और राधिका शर्मा कर रघुनंदन सिंह के गले लग गई। आज दोनों दिल एक दूसरे के हो गए और नंदू को सदा के लिए माँ का प्यार मिल गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।